हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। आज हम करेंगे सीटेट के कुछ इंग्लिश के पीवाईक्यू। ये सीटेट के पीवाईक्यू है, लेकिन ये आपके लिए बिहार टेट और यूपी टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सीटेट के जो पीवाईक्यू होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 के हों, लैंग्वेज 2 के हों, पेपर 1 के हों, पेपर 2 के हों, अगर आप सारे कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते। होता क्या है, कभी पेपर 1 के इंग्लिश को पेपर 2 के इंग्लिश में, कभी पेपर 2 के इंग्लिश को पेपर 1 के इंग्लिश में, कभी लैंग्वेज 1 वाले को लैंग्वेज 2 में और लैंग्वेज 2 वाले को लैंग्वेज 1 में, ऐसे ही चेंज कर करके दे दिया जाता है। इसलिए आप इंग्लिश पूरे के पूरे पीवाईक्यू को अच्छे से कर लीजिए, तो आने वाले सीटेट में आपका इंग्लिश पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Which of the following is not a scheduled language in India? इंडिया का जो है, इसमें 22 भाषा को शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसमें तमिल है, हिंदी है, उर्दू है, लेकिन ये मीजो नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर है। इसके लिए आप लोग को 22 भाषा का नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा 22 भाषा है जिसको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, मतलब 8th शेड्यूल्ड में शामिल किया गया, 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। ठीक है, ये आपको 22 भाषा का नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A learner listens to her teacher carefully in the class and takes down notes of the points to prepare the assignment the next day. What is this listening is known as? मतलब कह रहा है कि एक लर्नर जो है, उसका टीचर जो बोल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहा है। ठीक है, उसको ध्यान लगा के सुन रहा है और उसका पॉइंट को जो है वो नोट कर रहा है नेक्स्ट डे के असाइनमेंट के लिए। तो इस तरह के लिसनिंग को क्या कहते हैं, जबकि बिल्कुल ध्यान लगा के सुना जाता है, तो इसको कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब होता है गहन। एक्सटेंसिव मतलब होता है कि ऊपर ऊपर सुन लिया, ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, ऊपर ऊपर सुन लिया, ज़्यादा ध्यान से नहीं, लेकिन एकदम ध्यान से जो सुन रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर फिर उससे नोट्स बनाना है, कल का असाइनमेंट तैयार करना है, तो इसको कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, इंटेंसिव लिसनिंग। A teacher gives her learners two riddles and asks them to solve the riddle in pairs. एक टीचर जो है, वो दो बच्चे हैं, मतलब उसका 2 लर्नर है, उसको 2 पहेली देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और पेयर में देते हैं। One has to solve the puzzle by speaking out whatever one thinks. पहले वाले को कहा जाता है कि तुम जो सोच रहे हो उसको बोल बोल के सॉल्व करो कि तुम क्या सोच रहे हो। द अदर हैज टू सॉल्व द अदर रिडल इन द सेम मैनर, और दूसरे वाले को सेम मैनर में कहता है कि तुम उसी मैनर में सॉल्व करो। तो व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? इस एक्टिविटी को कहा जाता है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। मतलब पहला वाला जो सोच रहा है उसको बोल बोल के सोच रहा है। थिंक अलाउड, थिंक मतलब सोचना, और अलाउड मतलब जोर जोर से बोल बोल के। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। बोल, जो भी सोच रहा है उसको बोल बोल के सोच रहा है, और दूसरा भी उसी तरह से कर रहा है। तो जो आप जो भी सोच रहे हैं उसको बोल बोल के सोच रहे हैं, तो वो हो गया थिंक अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher select text passage from a newspaper and deleted every 5th word and designs an assignment task for a student to fill the missing word in the passage. ये हम लोग स्कूल में भी करते थे पहले, कि कोई पैसेज दिया रहता था और उसके बीच बीच का एक एक वर्ड जो है वो मिसिंग होता था, उसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, कि ये बीच बीच में कोई वर्ड मिसिंग है। ठीक है, कोई पैसेज दिया, उसका बीच बीच में जो है स्पेस
ब्लैंक दे दिया गया हम लोग को भरने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं, ठीक है, क्लोज एक्टिविटी। जब कोई 4 लाइन 5 लाइन या 8-10 लाइन आपको दिया, बीच बीच में एक एक वर्ड उसका मिसिंग है कि आप उसको भरिए, तो उसको कहते हैं क्लोज एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, objects and things are used by teachers for teaching learning of vocabulary and other aspects of language. What are these materials? कुछ भी चीज है, अगर वो रियल चीज है, जैसे विंडो है, डोर है, टेबल, बेंच, कुछ भी है जो कि रियल चीज है, उस रियल चीज को अगर टीचर यूज कर रहा है, सिखाने के काम में ला रहा है, उसको लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है, तो उसको हम लोग रीलिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रीलिया। कोई भी ऐसा रियल ऑब्जेक्ट जिसको कि टीचर लर्निंग के लिए यूज कर रहा है, मतलब टीचिंग लर्निंग के लिए यूज कर रहा है, तो उसको रीलिया बोलते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बस वो एक रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसको पढ़ाई के लिए टीचर लर्निंग के लिए यूज कर रहा है, तो उसको रीलिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the ways is ideal for teaching learning of grammar? ग्रामर पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्रामर हो या कुछ भी हो, चाहे आप ग्रामर पढ़ाइए या कुछ भी पढ़ाइए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है जिसमें जो बच्चा है वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है आपके हेल्प से, ठीक है। जब बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है आपकी हेल्प से, तो वही ऑप्शन क्या होता है, हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो, जहाँ पर बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा बेस्ट ऑप्शन है। प्रेजेंटिंग द फॉर्म एंड सपोर्ट लर्नर टू मेमोराइज, मेमोराइज जहाँ भी आ जाएगा वो आंसर गलत होगा। प्रोवाइडिंग द फॉर्म इन सेंटेंस एंड ड्रिल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ठीक है, ठीक ठाक ऑप्शन होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप बच्चे को कुछ पढ़ाइए, समझाइए, बाद में उसको ड्रिल प्रैक्टिस करवाइए। अब थोड़ा बहुत मैथ में आप ड्रिल प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाएगा, लेकिन वो बाद की चीज़ है, प्रैक्टिस बाद की चीज़ है, ठीक है। वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। जहाँ बच्चा खुद एक्टिव होकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है। प्रेजेंटिंग द फॉर्म फर्स्ट एंड प्रोवाइड ए डिटेल एक्सप्लेनेशन टू लर्नर्स फॉलोड बाय एक्टिविटीज, एक्टिविटीज एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, कि पहले जो है आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, बाद में उससे एक्टिविटी कराइए। लेकिन एक ऑप्शन अभी हमारे पास और है, प्रेजेंटिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स एंड लेट द लर्नर नोटिस इट, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, उसको कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म बता रहे हैं, और बच्चे को कह रहे हैं कि तुम, मैं जो ये सारा चीज बता रही हूँ इसमें से तुम खुद नोटिस करो। अब उसको कुछ कहानी सुना रहे, अब उसको कह रहे हैं तुम खुद इसमें ढूंढो कि कौन कौन सा वर्ड जो है वो इसमें नाउन है, ठीक है, या आप उसको एक पैसेज सुना रहे, बता रहे हैं, बोल रहे हैं आप खुद इसमें ढूंढो कि कौन कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो सेकंड भी सही था, लेकिन ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और पेडागोजी भी हमेशा क्या होता है, कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Lingdo is able to recognize some words in a text or when it is spoken, but is not able to use on his own. What are these words? क्या होता है, जब वो ऐसा वर्ड है जो पढ़ने के समय अगर उसके सामने आ जाता है तो वो पहचान लेता है, ठीक है, लेकिन वो उसको हमेशा यूज नहीं करता है, तो इस तरह के वर्ड को कहते हैं पैसिव वोकेबुलरी। इस तरह के वर्ड को कहते हैं पैसिव वोकेबुलरी। क्यों कहते हैं, जो वर्ड आपके नज़र के सामने हमेशा आता है, हमेशा मतलब कुछ ऐसा वर्ड है जो आपके सामने हमेशा आएगा, जैसे इज है, एबल है, टू है, सम है, ये सब वर्ड ऐसा है जो आपके सामने
हमेशा आएगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो आपके सामने कभी कभी आता है, तो जब कभी कभी आता है तो क्या होता है, आप उसको पढ़ तो लेते हैं, देखने के बाद तो समझ लेते हैं, लेकिन वो आपके एक्टिव वोकेबलरी में नहीं होते। एक्टिव वोकेबलरी में वही होता है जिसको आप अक्सर यूज करते हैं, तो आप उसको अक्सर यूज नहीं करते, लेकिन हाँ देखने के बाद उसको आप पहचान लेते हैं। मतलब आपके दिमाग में तो है, देख लीजिएगा तो पहचान लीजिएगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आप उसको अक्सर यूज नहीं करते, तो उसी को कहते हैं पैसिव वोकेबलरी। ठीक है, जैसे कोई कोई वर्ड ऐसा आ जाता है, हम लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोग अक्सर यूज नहीं करते, कभी कभी देखने के बाद तो समझ में आ जाता है कि हाँ कोलेबोरेशन है या कोलेबोरेटिव है, तो इसका ये मतलब है, लेकिन उस वर्ड को हम लोग हमेशा बोलते नहीं है, कभी कभी यूज करते हैं, तो वो पैसिव वोकेबलरी है। ठीक है, Rahim listens to 9 o'clock news every day and shares some of the news with his friend. What is this learning known as? रहीम जो है वो क्या करता है, 9 बजे न्यूज रोज सुनता है, ठीक है, एंड शेयर सम ऑफ द न्यूज विथ हिज फ्रेंड, और कुछ न्यूज जो है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। इस तरह के लिसनिंग को क्या कहते हैं, इस तरह के लिसनिंग को क्या कहते हैं, इस तरह के लिसनिंग को कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग, क्योंकि वो उसको गहन अध्ययन नहीं करने जा रहा है, रिसर्च उस पर नहीं करने जा रहा है, बस जो सुन रहा है उसी में से कुछ वो अपने दोस्त को बता रहा है। इंटेंसिव लिसनिंग होता जब उस पर वो गहन अध्ययन करता, बिल्कुल रिसर्च करता कि क्या है, अपना दिमाग लगाता, तो वो इंटेंसिव होता, लेकिन बस वो जो सुन रहा है उसी को वो बता रहा है, तो ये एक्सटेंसिव लिसनिंग होता है। ठीक है, क्योंकि वो बस जो सुन रहा है उसी को अपने दोस्त को बता रहा है, तो ये एक्सटेंसिव। और अगर उसी पे वो कुछ, उसी को इतना ध्यान से सुनता कि उसके अनुसार वो अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाता, तो वो इंटेंसिव लिसनिंग हो जाता। लेकिन इसमें उसको अपना दिमाग नहीं लगाना, बस वो जितना सा न्यूज़ सुनेगा कि आज यहाँ क्रिकेट हुआ, ये जीता, वो हारा, जो सुना वो जा करके उसने अपने दोस्त को बता दिया, तो ये एक्सटेंसिव लिसनिंग। अगर वो रिसर्च करता कि क्यों हारा, कैसे हुआ, नहीं हुआ, उस पर उसको अपना थाउट लिखना रहता, तो वो इंटेंसिव लिसनिंग होता। ठीक है, इंटेंसिव लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, A teacher dictates a 10-sentence paragraph in her class. She reads out the paragraph twice and asks her learners to listen to paragraph carefully and rewrite the paragraph. एक टीचर क्या करता है, एक पैराग्राफ जो है 10 सेंटेंस का पैराग्राफ वो अपने क्लास में पढ़ता है, और she reads out the paragraph twice, 2 बार पढ़ता है, and asks her learners to listen टू पैराग्राफ केयरफुली, और अपने बच्चे को कहता है कि तुम इसको ध्यान से सुनो और पैराग्राफ को रीराइट करो। लर्नर्स नीड नॉट राइट द एग्जैक्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, और लर्नर को क्या कहता है कि तुम एग्जैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जो सेम लाइन, वो तुमको नहीं लिखना है। दे नीड टू कैप्चर द मीनिंग और नियरर टू द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। मतलब आपको क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, एग्जैक्ट जो टीचर पढ़ रहा है वो नहीं लिखना है, उसके मीनिंग को कैप्चर करना है, या नियर टू मीनिंग, मतलब लगभग वही लिखना है। व्हाट अप्रोच डज द टीचर यूज हियर फॉर टीचिंग लिसनिंग? तो इसका आंसर जो है वो होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, जब पहले आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा देते हैं, उसके बाद उससे वो समझ के कुछ लिखता है, तो ये टॉप डाउन होता है। और बॉटम अप क्या होता है, टॉप डाउन मतलब टॉप से नीचे आएगा। ठीक है, बॉटम अप मतलब पहले आप उसको वर्ड सिखाएंगे, फिर पूरा लाइन सिखाएंगे, फिर पूरा सेंटेंस सिखाएंगे, और फिर पूरा पैराग्राफ सिखाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बॉटम अप, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं, टॉप डाउन। टॉप से डाउन, पहले पूरा का पूरा पैराग्राफ आप समझा दिए, उसके बाद वो उधर से नीचे आ रहा है, तो इसको कहते हैं टॉप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Here is an assignment for class 8 learners. What type of writing is this? In pairs, brainstorm, jot down ideas and develop into good write-up, giving 2 arguments in favor and 2 against the topic. Climate change is affecting all countries of the world. क्या हुआ, एक टॉपिक दे दिया गया, क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये एक टॉपिक दे दिया गया और कहा कि पेयर में बैठ के जो है आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि दिमाग में बहुत तरह का आइडिया आ रहा है, बहुत तरह का आइडिया आ रहा है, उसके बाद हर बच्चा बता रहा है कि मेरे दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है, उसके बाद सबको मिला के कुछ एक उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो सब बच्चे को कह रहा है कि पेयर में बैठ के आप लोग जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ठीक है, और उसके बाद जब सारा चीज हो जाएगा, दो स्टूडेंट अगेन उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट करो और दो जो है उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करो। ठीक है, तो इस तरह के राइटिंग को क्या कहा जाता है? एक कोई टॉपिक दे दिया गया, बच्चे को कहा गया कि आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, दो को कहा गया कि आप इसके फेवर में लिखिए और दो को कहा गया कि आप इसके अगेंस्ट में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के राइटिंग को क्या कहा जाता है? इस तरह के राइटिंग को कहा जाता है डिस्कर्सिव राइटिंग। इस तरह के राइटिंग को कहते हैं डिस्कर्सिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true of a language? A dialect has many language. Dialect मतलब होता है बोली, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज को मैनी लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि एक लैंग्वेज जो है उसका बहुत सारा बोली होता है। ए लैंग्वेज नीड टू हैव ए स्क्रिप्ट टू बी ए लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज का अपना एक स्क्रिप्ट हो। जैसे हम लोग ये इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में और भी लैंग्वेज लिखे जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही लिखा जाता है। ए लैंग्वेज शुड हैव ए, हर लैंग्वेज का अपना एक स्क्रिप्ट हो, ये जरूरी नहीं होता है। ए लैंग्वेज शुड हैव ए रीजन टू बी ए लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज का एक ही रीजन हो, बहुत तरह के रीजन का मतलब है जगह, बहुत अलग अलग जगहों पे भी एक लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि एक खास निश्चित जगह होता है कि इस जगह पर ये लैंग्वेज यूज किया जाएगा, दूसरी जगह पर नहीं। एक लैंग्वेज को बहुत जगह यूज किया जा सकता है। ए लैंग्वेज हैज मेनी डायलेक्ट्स, ये सही आंसर है कि एक लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारा बोली होता है। लैंग्वेज बोली जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी को कहते हैं डायलेक्ट। ठीक है, ये 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following is not an authentic materials for language learning? क्या authentic material नहीं है? Not, क्या authentic material नहीं है? ए न्यूज़पेपर आर्टिकल ये ऑथेंटिक होता है, ए कार्टून फ्रॉम ए मैगजीन ये भी ऑथेंटिक होता है, ए मंकी डॉल ये भी ऑथेंटिक होता है। ठीक है, ए कॉन्ट्राइव टेक्स्ट बाय द टीचर ये ऑथेंटिक नहीं है। नेक्स्ट, Which of the following is not an authentic language testing task? कौन सा ऑथेंटिक लैंग्वेज टेस्टिंग टास्क नहीं है? ठीक है, तो ऑन योर वे टू स्कूल यू विटनेस्ड ए क्वारल बिटवीन 2 men, डिस्क्राइब द इवेंट। आप दो लोगों को झगड़ा करते देखते हैं, आप उसको डिस्क्राइब करिए, ये सही बात है। डिस्क्राइब द सीन इन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स, ये भी सही है कि आप किसी सीन को देखते हैं आप उसको अपने वर्ड में लिखिए। इमेजिन यू द ट्री विच स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस एंड टेल योर स्टोरी। आप इमेजिन करिए कि आप जो है एक ट्री है और अपने घर के सामने खड़े आप अपनी कहानी बताइए, ये भी ऑथेंटिक लैंग्वेज टेस्टिंग है। ठीक है, राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ट्री, यही इसका सही आंसर है।
National Education Policy 2020 NEP describes language education and language learning as NEP 2020 जो है वो लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज ऐसे ही डिस्क्राइब करता है। लैंग्वेज जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये NEP 2020 में भी दिया गया और इसके पहले भी दिया गया था। NEP 2020 इसके पहले में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें भी मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया गया था। और हमारा NEP इसके पहले 68 में आया, फिर 86 में आया। जो भी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है वो इसको मल्टीलिंगुअलिज्म को, यहाँ तक कि हमारा जो NCF 2005 है वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, a teacher of class 8 divides the class into groups of 5 and assigns the group task of collection of data, information, analyzing the data and writing report collectively. What is this activity known as? ये कह रहा है कि एक टीचर जो है क्लास 8 का वो क्लास डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स, वो क्लास को ग्रुप में डिवाइड करता है 5 के ग्रुप में, एंड असाइंस द ग्रुप्स टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, और उसको ग्रुप टास्क देता है डाटा का कलेक्शन करने के लिए, इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डाटा एंड राइटिंग रिपोर्ट कोलैबोरेटिवली, मतलब सबको मिलजुल के रिपोर्ट तैयार करना है। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ये काफ़ी सिंपल है, इसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आपको होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझिए, ये क्योंकि आपके लिए अगले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस पूरे सीरीज को ही सिर्फ देख लेते हैं जो मैंने आज से शुरू किया है, तो इसके अलावा बाहर से आपको इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस सीरीज को फॉलो करिए, आपको पेडागोजी में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका पूरा इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है।